आप उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा करना पड़े, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। आई वाज द फर्स्ट इन द फैमिली टू बी एजुकेटेड। साइंस में मेरा करियर बनाना था, क्योंकि उस समय थिएटर में कोई करियर तो था नहीं। विजय वास्तव जी को मैं बड़ा, मुझसे बहुत सीनियर थे, उनको मैंने थिएटर करते देखा था, बल्कि उनसे इंस्पायर होकर के मैं थिएटर में आया। यहूदी की लड़की जो थबलियाल जी ने डायरेक्ट किया था, उसको मैं अपनी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मानता हूँ। अब हीरो तो मेरे हीरो ही होता है। उड़ान गेव मी नेशनल रिकॉग्निशन। इशकजादे गेव मी एंट्री टू बॉलीवुड एंड टू मुंबई। लखनऊ तो जखीरा है यहाँ आर्टिस्टों का। आई कुड सी कि ये एक्टिंग जो है वन डे विल कम व्हेन इट विल हैव ए बेटर फ्यूचर। तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा एक कहानी है। तुम्हारा ऐश है ऐश, और हमारा ऐश पानी है। चाहे वो पंछी जा पंछी आ हो, रुस्तम सोहराब या यहूदी की लड़की जैसे यादगार प्लेस, या फिर आश्रम और उड़ान जैसे पॉपुलर शोज, या फिर इशकजादे, मुल्क, बाटला हाउस जैसे पॉपुलर फिल्म्स, इन सब में एक नाम कॉमन है, वो है डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी का। तो आज हमारे साथ बतकही के लिए मौजूद है द वेटरन एक्टर डॉक्टर अनिल रस्तोगी हिमसेल्फ, जिनसे हम बात करेंगे उनके 63 इयर्स के एक्टिंग करियर के बारे में, और कैसे वो ना सिर्फ एक्टिंग के जगत में एक मशहूर नाम है, बल्कि साइंस के फील्ड में भी एक काफी बड़ा नाम है। वेलकम टू आवर शो अनिल जी। थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर। माय प्लेजर। तो शुरुआत आज हम आपकी एक इस जर्नी से शुरू करते हैं कि जो एक माना जाता है, ये जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर उनका आर्ट के फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, पर आप ना सिर्फ आर्ट के फील्ड में एक जाने माने हस्ती हैं, बल्कि साइंस में भी आपने बहुत कुछ काम किया है। CDRI में आपने काम शुरू किया, एंड देन लेटर ऑन आपने थिएटर एंड फिल्म्स में भी काम करना शुरू किया। तो सर, ये इतना यूनिक सा कॉम्बिनेशन कैसे? देखिए, मेरा मानना है व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हालांकि जैसे आपने कहा कि ये दोनों फील्ड जो हैं बहुत ही डिमांडिंग हैं। चाहे साइंस में मैं रिसर्च में था CDRI में, और थिएटर में भी, लेकिन कुछ ऐसा बना ये कि मुझे थिएटर मेरे इलाके में होता था, उसको मैं देखता था, मुझे कुछ इंटरेस्ट है, मैंने देखा लोगों की बड़ी तारीफ होती है जो नाटक करके निकलते हैं, तो एक चाहत हुई मेरी, तो मुझे मौका मिला 1961 में पहला नाटक करने का। फिर जो मैंने किया तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जाहिर है, देखिए, आप उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा करना पड़े, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि यही दो चीजें हैं जो कि आदमी की पूरी जिंदगी का एक हिस्सा होती, इम्पोर्टेंट हिस्सा होती। तो साइंस में मेरा करियर बनाना था, क्योंकि उस समय थिएटर में कोई करियर तो था नहीं, सिर्फ शौकिया था, स्वांता सुखाए होता था। लोगों से आपको तारीफ मिलती थी, आप खुद जो करते थे आपको अच्छा लगता था। तो बायोकेमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था 1960 में। पहला बैच उसमें एडमिट हुआ था, एंड आई वाज लकी टू बी एडमिटेड देयर। उस समय 10 लोगों के एडमिशन होते थे, मेरे बैच में 7 ही रह गए थे। तो वो तो मेरा करियर चलता रहा, रिसर्च करियर, जहाँ मैंने बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा। फिर मुझे 62 में ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल गई CSIR की। और CDRI मैंने ऐसे भी ज्वाइन किया कि 61 में यहाँ पर यूरी गैगेरिन आए थे, जो पहले एस्ट्रोनॉट थे। तो उनका सिविक रिसेप्शन हुआ। वो इत्तेफाक से जिन उस समय मेयर हमारे पिताजी के परिचित थे, गिरिराज रस्तोगी जी मेयर थे। तो आप ये सोचिए, उस जमाने में पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती थी। जैसे अपने परिवार में हमारे फादर के 6 भाई थे, हम लोग करीब 25-30 बच्चे थे फैमिली में, तो पढ़ा ज्यादा कोई नहीं था। तो ये माना गया कि लड़का तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसको इनवाइट किया जाए। तो मुझे उसमें सिविक रिसेप्शन में इनवाइट किया गया। मैंने CDRI देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई कि इतनी बड़ी लैब है। तो मुझे लगा अगर मुझे यहाँ मौका मिल जाता है, सो आई गॉट
चांस टू वर्क देयर, मुझे फेलोशिप वहाँ पर मिल गई। लेकिन थिएटर मेरा चलता रहा छुटकर फुटकर। मेरे गुरुजी थे राजेश्वर बच्चन जी, ओके। जिन्होंने मुझे थिएटर के नुआंसेस सिखाए। तो वो अपना इक्का दुक्का प्ले साल में 6 महीने में करते रहते थे, और मुझे इत्तेफाक से उन्होंने हीरो के रोल देने शुरू कर दिए। अरे। अब हीरो तो मेरे हीरो ही होता है। फिर 67 में यहाँ के वी चंद्रा साहब थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में। ही वॉज वेरी बिग डायरेक्टर, बहुत नाटक करते थे। वो एक प्ले कर रहे थे, उससे मुझे बुलाया गया, बड़ी कास्ट का प्ले था। तो मुझसे गुरुजी ने कहा कि भैया देखो, वहाँ तुम्हें चौबदार का भी रोल मिले तो कर लेना, ये हीरोगिरी मत करना वहाँ अपनी। तो वाकई मुझे चौबदार का रोल मिला, जो गजनी का सिपह सालार है था, उसका मैं एक अर्दली था या कुछ था। बट एज थिंग्स वेंट ऑन, उसमें कुछ एक्टर्स ने छोड़ दिया, तो आई डिड द रोल ऑफ मेन विलन शिवराशि इन दैट प्ले, जो कि जिसने मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे सोमनाथ मंदिर के। वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस था उसमें, यहाँ पर एक आईएएस थे कटारा साहब, उनकी वाइफ उसको प्रोड्यूस कर रही थी। तो उस नाटक में मुझे लोगों ने देखा और नोटिस किया कि इस लड़के में भी कुछ टैलेंट लगता है। तो 72 में फिर यहाँ पर 71 में दर्पण खुला, और 72 में कारंथ जी आए है वदन करने के लिए। उसमें उनको एक्टर्स की जरूरत थी। मुझे बुलाया गया, तो मैं तो साहब चाहता ही था कि एक बड़े ग्रुप में मैं इंडक्ट हो जाऊं, क्योंकि अपने ग्रुप में सब काम करने पड़ते थे, अरेंज करना पड़ता था, सब चीज करना पड़ता था। लेकिन वहां पर मैंने सोचा सिर्फ एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो गया और इत्तेफाक से मुझे लीड रोल मिल गया। उसमें है वदन में 2 मेल लीड्स थी और एक फीमेल लीड्स। एक मैं था, विजय वास्तव जी थे। विजय वास्तव जी को मैं बड़ा, मुझसे बहुत सीनियर थे, उनको मैंने थिएटर करते देखा था, बल्कि उनसे इंस्पायर होकर के मैं थिएटर में आया। शोभना थी, शोभना तो खैर नई नई आई थी उस समय। तो उस जब मैं दर्पण में एक बार आया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। दर्पण बहुत सारे नाटक करता था हर साल, और दर्पण में बड़े बड़े डायरेक्टर्स बुलाए जाते थे, एनएसडी से डायरेक्टर्स बुलाए जाते थे, जैसे बीवी कारन जी बुलाए गए, बंसी कौल बुलाए गए, अजय कार्तिक बुलाए गए, श्यामा जैन जी बुलाई गई, रंजीत कपूर बुलाए गए बाद में। तो मैं उसमें फिर लग गया। लेकिन मैं बीच में जर्मनी गया अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, एक स्कॉलरशिप में जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की। तो वो 1.5 साल जो मैं रहा, उसमें मेरा थिएटर नहीं हुआ। वहां जाकर के मैंने पूरी डेडिकेशन से साइंस की। मेरी वाइफ भी साथ में गई थी, वो एक अलग फेलोशिप पे गई थी खैर। तो वो जरूर ब्रेक रहा। फिर मैं 3 महीने के लिए और जर्मनी गया, वो भी ब्रेक रहा। बाकी जब से मैं दर्पण में आया, तब बराबर लगातार मैं थिएटर करता रहा। और मेरे काम से खुश होकर के जो सत्यमूर्ति जी इसके फाउंडर थे, उन्होंने 78 में मुझे उसका सेक्रेटरी भी बना दिया। अरे वाह। अब सेक्रेटरी होने से मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आ गई। और फिर मेरे साथियों ने मुझे हेल्प किया, सीडीआरआई के, मुझे गॉड ने हेल्प किया, मेरे एक्टर्स ने हेल्प किया। फिर आई टुक दर्पण टू न्यूअर हाइट्स। दर्पण ऑलरेडी मशहूर संस्था थी, मैं दर्पण को पूरे हिंदुस्तान मैंने घुमाया। बहुत सारे शोज हमने किए, कर्नाटका के 5 शहरों में, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, सबके 5-5 शहरों में इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज में ड्रामा ट्रुप्स लेकर के गया। और बहुत सारे शहरों में, दिल्ली तो जाना ही रहता था, कानपुर तो जैसे सत्यमूर्ति जी थे, हर दूसरे तीसरे महीने कानपुर में नाटक होता था। तो उसमें जो एक जुनून सा हो गया मुझे थिएटर का। लेकिन जैसे आपने कहा, मैंने साइंस कभी नहीं नेग्लेक्ट किया। साइंस में मुझे एडवांटेज ये था कि मेरा रिसर्च का काम था, मेरा ऑफिस का तो काम था नहीं। रिसर्च के काम की मैं प्लानिंग ऐसे करता था ताकि वो मेरे थिएटर से, या मैं शूटिंग के लिए बाहर जाऊं, जैसे 71 से मैं रेडियो में आ गया, 75 से मैं दूरदर्शन में नाटक करने लगा, तो उनकी रिहर्सल तो दिन में होती थी। तो मैं अपनी प्लानिंग ऐसे करता था। और मेरे कलीग्स जो थे, वहाँ पर मुझे थोड़ा एक अलग निगाह से देखा जाता था कि ये, क्योंकि गाने वाले हो सकते हैं, कुछ थोड़ा शौकिया डांस करने, लेकिन थिएटर कुछ नई चीज थी, वहाँ थिएटर होता भी नहीं था। तो हमारे जो सेक्रेटरी थे क्लब के, उन्होंने मुझे थिएटर करते देखा बाहर। अरे बोले, तू सीडीआरआई में क्यों नहीं करता? अरे मैंने कहा, सर नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, और तुम्हारे नाटक मैंने देखे बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम करो। तो मैंने सीडीआरआई से ही
अपने कलीग्स को लेकर के वही नाटक शुरू किया, अच्छा वहाँ पे राजेश्वर बच्चन जी के डायरेक्शन हम्म में। तो उसकी वजह से नाटक भी हमारे CDRI का ही एक हिस्सा हो गया, हम्म मेरी रिसर्च का ही एक हिस्सा हो गया। सो दैट एक्चुअली गिव मी लॉट ऑफ इम्पीटस, लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। और आप ये सोचिए कि आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, आई वेंट टू द टॉप पोजीशन इन CDRI। तो कई इंटरव्यूज मैंने फेस किए। हम्म तो अक्सर मुझे जब इंटरव्यू में मैं जाता था तो चेयरपर्सन या कोई एक्सपर्ट होता था मुझसे, दे न्यू अबाउट माई एक्टिविटीज, तो मुझसे पूछते थे, और रस्तोगी साहब इफ इंटरव्यू इज ओवर मे आई आस्क समथिंग एल्स फ्रॉम हिम। तो लोग कहते थे हाँ भाई, हाउ इज योर थिएटर गोइंग ऑन। हम्म तो उसमें क्या हुआ इश्ता कि मुझे एक्चुअली आई हैड वेरी गुड पीपल अराउंड मी। जैसे जो मेरे कलीग्स थे CDRI में, दे ऑल कोऑपरेटेड विद मी। हम्म मेरे जो असिस्टेंट्स होते थे या कलीग्स होते थे, और लेटर स्टेजेस मेरे स्टूडेंट्स होते थे, वो भी मुझे हेल्प करते थे कि जैसे मैं प्लानिंग जो करता था उससे मुझे सपोर्ट करते थे। अब जैसे कोई एक्सपेरिमेंट 2 बजे ख़त्म करना है, मैं नहीं हूँ, 2 बजे मेरी रिहर्सल है, दे हेल्प मी इन हम्म डूइंग इट। सो दैट वे आई कुड रन बोथ द थिंग। अब जैसे मैं जर्मनी गया 1.5 साल, 1.5 साल के लिए जर्मनी में, कैन यू बिलीव, मैं डे नाइट में काम करता था। अक्सर ये होता था कि मेरी वाइफ लैब में कुर्सी जोड़ करके सो जाती थी लैब में। आई यूज्ड टू वर्क ओवर नाइट। और हमारे यहाँ CDRI में भी कहा जाता है कि लाइट्स जो है कभी लैब की स्विच ऑफ नहीं नहीं होती होनी है। चाहिए ओके तो हम लोग रात रात में भी जाके काम करते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, और व्हेन यू आर doing two things parallel, you have to put extra effort. ट्रू वेरी ट्रू So I used to put those extra efforts, and God helped me, and my colleagues, my family, my theater actors, they all cooperated with me. So that is why I could do both the things almost parallel. इनफैक्ट जब आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है तो कोई भी काम करने में और एक मदद मिलती है और एग्जैक्टली आसानी हो बिल्कुल, जाती बहुत है मदद मिलती है, बहुत ही हम्म मदद मिलती है। अब जैसे आज कुछ एक्टर्स हैं, एक जैसे दधी राज करके एक्टर है बम्बई में। मुझे याद है मैं जब रिहर्सल करता था CDRI में, छोटा सा था, वहीं बाहर खड़ा रहता था, तो मैं बुला लेता था, कह सर मुझे भी रोल दीजिए। मैं कहते थे बेटा थोड़ा बड़े हो जाओ तो देंगे। आज वो बड़ा एक्टर है, फिल्म्स में काम कर रहा है। अतुल श्रीवास्तव एक बहुत बड़े एक्टर हैं। हम्म उनके फादर भी हमारे CDRI में थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मेरा बेटा जाना चाहता है, BNA नया नया खोला था, वहाँ हम्म एडमिशन लेना चाहता। मैंने कहा जरूर भेजिए, बिकॉज आई कुड सी कि ये एक्टिंग जो है वन डे विल कम व्हेन इट विल हैव ए बेटर फ्यूचर। राइट सर आज वो है भी या इट्स अ फ्लरिशिंग करियर हर कोई जी, आज तो बहुत ही लुक्रेटिव कैरियर है, आई हम्म मस्ट से। या अन्य लोग एफर्ट्स भी डाल रहे हैं तो सर अगर हम बात करें आपके करियर की शुरुआत की तो क्या कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन रहा होगा जिसने आपको थिएटर की तरफ एक खिंचाव आया जहाँ से आपको नहीं, इंस्पिरेशन बस इतना ही था कि मेरे अंकल थे एक, और हमारे घर के पास में, एक्चुअली जो जहाँ हमारी वाइफ का मायका है, उस एरिया में थिएटर होता था। हम्म वो लोग होली या और फंक्शंस में थिएटर करते थे। और एक यहाँ सुधांशु बोस जी हुआ करते थे। बंगालीज में आप जानती हैं, वैसे भी इनहेरेंट टैलेंट होती है आर्ट के लिए बहुत वहाँ आर्ट रिस्पेक्ट के लिए। रहती है तो और उनके भाई थे स्वराज बोस जी, वो पहले डायरेक्टर थे जिनको मैंने जाना था। हम्म और स्वराज बोस जी मेकअप आर्टिस्ट थे, हालांकि वो बंगाली टीचर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में और शिया डिग्री कॉलेज में, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। तो उनको जब मैंने थिएटर करते देखा तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हो करके, हमारे मामा जी एक अभी भी एक विष्णु रस्तोगी जी हैं, वो फीमेल रोल्स करते थे उस समय अच्छा कभी कभी। तो उन लोगों को देख करके मैं बड़ा इम्प्रेस होता था कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। हम्म अब देखिए मैं बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली में रहा हूँ। मेरे फादर और मेरे जितने अंकल्स थे, हम लोगों के यहाँ कपड़े का बिजनेस होता था। जैसे मैंने बताया, एजुकेशन नहीं थी। हम्म शायद मेरे एक कजिन थे, वो उन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन शायद फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया था। आई वॉज द फर्स्ट इन द फैमिली टू बी एजुकेटेड। उसके बाद फिर सेकंड हमारी वाइफ हुई। हमारी वाइफ में भी क्या हुआ कि हमारी मैरिज जल्दी हो गई थी, तो शी केम ओनली when she had done high school, ओके but she had a interest, हम्म tremendous interest in studies। फिर आईटी से, महिला से उन्होंने इंटर किया, आईटी से बीएससी किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया, पीएचडी किया, एंड देन शी बिकेम टीचर। हम्म तो चूंकि ये भी पढ़ाई से थोड़ा हट करके था, जो कि हमारी फैमिली के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी, तो उसमें इंटरेस्ट मुझे लिया गया, मैंने लिया।
और इत्तेफाक से मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरे ब्रदर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो खुद बिजनेसमैन थे। उन्होंने खुद तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बट ही वॉज वेरी कीन दैट हिज ब्रदर मस्ट गो विद स्टडीज एंड इफ ही कुड डू समथिंग एल्स ऑल्सो। तो मेरे ब्रदर चंद्रकिशोर रस्तोगी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाई में भी और मेरे थिएटर में भी दोनों मुझे बहुत प्रमोट किया। आई थिंक ये जो एक होता है बाहर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना, बट एक होता है जो आपको जब घर से सपोर्ट मिलता है, जी, आई थिंक उससे बड़ा मोटिवेशन एंड पुश कोई नहीं बहुत होता। ज़्यादा। देखिए हमारे यहाँ चिकन का बिजनेस होता था, और आप सोचिए एट ए टाइम कभी-कभी हमारे यहाँ टूरिस्ट आते थे, 50-50 कस्टमर्स होते थे। मैं भी शॉप पे रहता था, साइंस के साथ मैं बिजनेस भी थोड़ा देखता था, लेकिन मेरी रिहर्सल के टाइम होता मैं घड़ी देखता था। माय ब्रदर विल इमीडिएटली, नो नो यू गो फॉर रिहर्सल। हालांकि वो जानते थे कि उनको दिक्कत होगी मेरे जाने से, एक हैंड कम हो जाएगा, बट ऑलवेज ही प्रमोटेड मी। एंड सेम वाज विद माय वाइफ, बिकॉज यू नो रात के हमारी रिहर्सल रात में अक्सर 11-11 बजे तक चलती थी, और उस जमाने में लेडीज जो थी बहुत कम बाहर निकलती थी। कुछ लड़कियां थी जो प्रोफेशनली एक्ट करती थी, दे यूज टू चार्ज मनी एंड देन दे विल कम एंड एक्ट। तो जब मैंने शुरू किया धीरे धीरे अच्छे घरों, जैसे मेरी वाइफ की एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी वीना भसीन, शी केम टू माय थिएटर। एक और हम जहाँ रिहर्सल करते थे फूल बिहारी रस्तोगी जी, उनकी उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी बेटी को दिया। हमारी एक कजिन थी संध्या दीप, वो थिएटर में आई। लेकिन उसमें ये रहता था कि लड़कियां आ तो जाती थी, ड्रॉप करने आपको जाना पड़ता था, क्योंकि रात के 9 बज जाते थे। तो अब मैं पता लगाए 2-2 लड़कियों को छोड़ने, 3-3 लड़कियों को छोड़ने जा रहा हूँ उनके घर, क्योंकि उनके मैं पहले पेरेंट्स से मिलता था कि भाई आपकी लड़की को हम चाहते हैं थिएटर में करे। वो भी हमारी बैकग्राउंड देखते थे, बिकॉज यू नो अब तो खैर अब तो लड़कियां लड़कों को घर पहुंचाती हैं। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आप हमेशा से लखनऊ में रहे हैं और जी, लखनऊ आपके लिए बहुत अजीज रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने लखनऊ में थिएटर के बदलते रंग भी देखे होंगे, बहुत ज्यादा। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, क्या बदलाव आया है और कितने और बदलाव आने की गुंजाइश है देखिए आगे? बहुत बदलाव आया है। मैं आपको बताऊं पहले क्या था कि ग्रांट्स वगैरह नहीं होती थी, हम्म। आप खुद अपने फंड्स मैनेज करते थे और किसी तरीके से करते थे। बाद में गवर्नमेंट ग्रांट्स आने लगी, ये जैसे हमारी संगीत नाटक एकेडमी यूपी की थी, हमारा संस्कृत विभाग था उत्तर प्रदेश का, ये लोग ग्रांट देते थे। लेकिन अब इन लोगों की ग्रांट बन गई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स आती हैं, रेपर्टरी ग्रांट आती है, आप रेपर्टरी बना सकते हैं अपनी, और वो आते हैं। दूसरे ये कि थिएटर, जैसे मैंने बताया कि उस समय लोग शौकिया थिएटर करते थे, अपने शौक के लिए करते थे। आज थिएटर जब है आप, अच्छा उस समय क्या होता था कि टेलीविजन के नाम पे सिर्फ DD1 था और सिनेमा था। अब सिनेमा जैसी चीज में कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि हम जा सकते, मतलब नो वन कुड इवन ड्रीम कि मैं कभी सपने में जाऊंगा, या मैं भी अपने बारे में भी, या दूरदर्शन में हम जाएंगे। आप ये सोचिए इश्ता कि उस समय रेडियो आर्टिस्ट की इतनी इज्जत होती थी कि मैं एक बार अपनी कपड़े की दुकान पे बैठा था, तो वहां जयदेव शर्मा कमल जी आए। अब मैं नाटक बहुत सुनता था रेडियो पे, मेरे ब्रदर ने बताया अनिल तुम्हें मिलवाएं, तुम्हें भी नाटक का शौक है, देखो ये कमल जी हैं रेडियो के हैं। मैंने कहा जयदेव शर्मा कमल? उन्होंने कहा अरे मैंने तो जैसे भगवान देख लिया। स्टार स्ट्रक। हाँ, कि जिनका नाम मैं सुनता था, प्रस्तुत करता जयदेव शर्मा कमल, या काम करने वालों में शहला यास्मीन, प्रमोद बाला, राधे बिहारी लाल श्रीवास्तव, PN श्रीवास्तव, ये सब नाम बिल्कुल जैसे लीजेंडरी फिगर्स थे हमारे लिए। ऐसे ही दूरदर्शन का था। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने दिल्ली दूरदर्शन चालू हो गया था, तो जहाँ मेरे फ्रेंड एक रहते थे वीरेंद्र सोगी जी, सेकंड फ्लोर पे, वहीं ग्राउंड फ्लोर पे एक साहब रहते थे, रेडियो में आते थे। अरे मैंने उनको देखा, मैंने कहा हाँ, इन्हीं को मैं टीवी पे देखता हूँ, इनको मैं अपने सामने देख रहा हूँ, यू सी। तो ये ग्लैमर एक रहता था। और लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम उसमें जाएंगे या जाने को मौका मिलेगा। लेकिन एज थिंग्स वेंट ऑफ, हम लोग थिएटर करते करते जब यहाँ दूरदर्शन की शुरुआत हुई 1975 में,
तो ऑडिशन होने लगे या रेडियो में ऑडिशन हुए, तो जाहिर है जो लोग थिएटर कर रहे थे उनको एक्टिंग का थोड़ा आइडिया था, वही लोग लिए गए। और फिर हम लोगों ने टीवी पे नाटक किए, रेडियो पे नाटक किए। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों सुधीर मिश्रा जी लखनऊ आए थे फिल्म बनाने के लिए, ये वो मंजिल तो नहीं, ये इनकी नेशनली अवार्डेड फिल्म है, पहली फिल्म है। सुधीर मिश्रा जी के फादर जो थे प्रोफेसर डीएन मिश्रा, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे यहाँ, उनसे मैंने फ्रेंच पढ़ी थी। पीएचडी के लिए आपको एक फॉरेन लैंग्वेज करनी होती थी, तो मैंने फ्रेंच ली थी, वो उनके फादर मुझे पढ़ाते थे। तो मेरे एक दोस्त जो एनएसडी से आए थे, एलओपी वर्मा जी, उन्होंने कहा कि यानी डॉक्टर साहब वो कर रहे हैं आप उसमें सारे, मैंने कहा भाई फिल्म में मौका मिले क्यों नहीं करूँगा। तो वो मेरी पहली फिल्म थी, वो मैंने किया। और फिर धीरे धीरे फिल्म भी होने लगी, टीवी भी होने लगा, रेडियो भी होने लगा, नाटक भी होने लगा, और चीज़ें बढ़ती गई। और बढ़ते बढ़ते मैंने छोटी मोटी रोल मिलने लगे फिल्मों में। यहाँ आर.डी. सिंह थे हमारे दूरदर्शन में प्रोडक्शन में थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई मरीचिका, उन्होंने लिया मुझे। एक कौन सिंह है लेडी, अरे देखिए ना नाम उनकी उनकी फिल्म एक आई थी, डकैत क्वीन बनी थी वो, उससे मुझे मिला। फिर जो मुझे मेन ब्रेक मिला वो मुझे मिला उड़ान में। हाँ जी। वो भी मैं थिएटर कर रहा था अपना एक नाटक यहूदी की लड़की कि कविता चौधरी ब्रदर जस्ट वॉक्ड इनटू माय ग्रीन रूम, ही हैड सीन माय प्ले। और यहूदी की लड़की जो थबलियाल जी ने डायरेक्ट किया था, उसको मैं अपनी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मानता हूँ। 79 में किया था मैंने, फिर 2010 में उसका लास्ट शो हुआ। बट दैट प्ले हैज बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उन्होंने वो देखा था, उन्होंने मुझे कास्ट किया। हालांकि कविता बीच में 3 बार लखनऊ आई, उन्होंने कास्टिंग की, लोगों के ऑडिशंस लिए, मुझे नहीं बुलाया गया। तो मैंने सोचा ऐसे ही उनका भाई आया था, बात आई गई हो गई। बट वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट ए कॉल फ्रॉम कपिल, उनके जो भाई थे, कि कैन यू कम टू मुंबई ऑन 2 days लेटर। तो मैंने कहा भाई तो ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलेगा, हवाई जहाज की तो मैं सोच भी नहीं सकता था। कहने नहीं नहीं आप बाय एयर आइए, विल पे। तो दैट्स हाउ उड़ान से शुरुआत हुई मेरी। एंड उड़ान गेव मी नेशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि वो इत्तेफाक से आपको बताएं, वो इतना अच्छा सीरियल बनाया था उन्होंने। तो उड़ान में मुझे रोल मिला, मैं उन्होंने मुझे बुलाया, कविता से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बाबा आजमी साहब से मिलाया जो उसके सिनेमेटोग्राफर थे। अब मुझे लग रहा था कि ये लोग मुझे अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे, भाई मेरी तो इनसे कोई मुलाकात हुई नहीं। बट दे अप्रूव्ड मी और मुझे रोल मिला। और इत्तेफाक से उस समय सिर्फ डीडी वन था, तो जो अच्छे सीरियल तो बहुत आते थे उस पे, जो अच्छे सीरियल थे उसमें इसको गिना गया। कविता चौधरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास होकर के निकली थी, एंड शी यूज्ड टू बिलीव इन परफेक्शन। छोटी छोटी बात में मुझे याद है, एक जरा से लुक के ऊपर उन्होंने पूरा सीन स्क्रैप कर दिया था, और दोबारा मुझे बुलाया कि उसको करेंगे। हुआ ये था कि उनके असिस्टेंट ने मुझे बताया नहीं, मेरा फेयरवेल सीन था, तो शी वॉज माई वेरी फेवरेट ऑफिसर। तो उसमें क्या था, ट्रेडिशनल फेयरवेल था कि आप जीप पे बैठे हैं और आपके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो रस्सा लेके उसमें फूल बांध करके आपकी जीप को घसीटते हैं। अरे वाह। और आप उनको, तो उसमें मुझे एक लुक जो देना था कविता को, बिकॉज मतलब शी वाज वन ऑफ माय फेवरेट, तो उनको लुक डिफरेंट था देन अदर्स, व्हिच आई डिडंट डू, एंड शी डिडंट टेल मी आल्सो। तो भाई मैं भी नया था, बहुत पुराना तो था नहीं। तो उसने वीडियो पे देखा, उसने कहा सर, बाद में मॉनिटर पे, सर इसमें तो आपको ऐसे ऐसे लुक के लिए कहा गया था, आपने नहीं किया। मैंने कहा नहीं। तो उसने अपने असिस्टेंट को फायर किया कि मैंने तुमसे कहा था कि सर को बताना उन्हें मुझे ऐसा लुक देना। तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी। मैं पूरी शूट उन्होंने कैंसिल कर दी। सोचिए, अगले दिन शेखर कपूर के साथ शूट थी, तो मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं, मैं तो लखनऊ में मीटिंग है CDRI में। तो बोली ओके यू गो बैक एंड आई विल कॉल यू अगेन। आप सोचिए कि उस सीन के लिए मुझे फिर से बुलाया उन्होंने, एंड द होल सीन वाज शॉट। सो शी वाज सो परफेक्शनिस्ट कि एक लुक की वजह से आप पूरा सीन आप कैंसिल कर देंगे। और मैं आपको बताऊं इश्ता, वो सीन, उसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं है, बट आई थिंक दैट इज माई वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन उड़ान।
जो उसका लुक है, उसमें जो स्माइल है, द वे शी रेसिप्रोकेट्स, वंडरफुल। तो ये माइन्यूट चीजें जो होती हैं, आई फॉर दे डिटेल। मैटर। यस। तो वो हुआ। फिर उसके बाद फिल्म चलती, फिर इशकजादे में मुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिला। मैं नहीं जानता था, बल्कि जब इशकजादे शूट भी हो गई यहाँ, और उसके भी लिए मुझे बम्बई बुलाया गया एक सीरियल करने के लिए। यूसी लोग बम्बई जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, मैं भी रिटायर हो गया था, आई कुड हैव गॉन, बट आई वाज गोइंग टू कंप्लीट 70 इयर्स, आई वाज 69 प्लस ऑलरेडी। तो एक चैनल ने मेरी फिल्म देखी होगी, उस समय एक सीरियल आता था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, यस। उसका सीजन 2 शुरू होना था। उसमें मेरे लायक मेरे जैसा एक कैरेक्टर चाहिए था, बट मैं लिम्प करने लगा था, मेरे पैर में बहुत। तो मैंने बच्ची से कहा, जिससे ऑडिशन, मैंने कहा बेटा तुमने मुझे इशकजादे में देखा, मैं वो नहीं हूँ, मैं लिम्प करता हूँ, लंगड़ा के चलता हूँ। बोली सर आप जैसे हैं, यू आर एक्सेप्टेबल टू अस, बस आप आ जाइए। So that's how that Ishaqzade gave me entry to Bollywood and to Mumbai. ओके। फिर मैं मुंबई गया, मेरे बेटे ने मुझे फ्लैट ले दिया, मैं 5 साल मुंबई रहा। वो मेरे करियर के एक नई इनिंग थी, आप जिसको कहिए, जो कि लोग उस इनिंग पे रिटायर होते हैं। मैंने 70 साल की उम्र में नई इनिंग शुरू की थी। मुंबई जब मैं गया तो मैंने डेली सोप्स भी किए, मैंने बालाजी का भी डेली सोप किया, और कई प्रोडक्शन हाउसेस के डेली सोप्स भी किए, मैंने टीवी कॉमर्शियल्स भी किए, मैंने फिल्म्स भी की, सब कुछ मैंने किया, बट थिएटर नहीं कर पाया वहां पर, विच आई बैडली मिस्ड फॉर 5 इयर्स। बट उसके बाद आप वापस थिएटर में मैं फिर वापस आ गया, क्योंकि मेरी फैमिली यहीं रहती थी। मेरी माय वाइफ नेवर लाइक मुंबई। तो और मुझे भी डेली सोप से मैं बिल्कुल पक गया। मुझे लगा कि डेली सोप आर वेरी डिमांडिंग, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है आपकी। तो फिर मैंने छोड़ दिया वो, मैं आ गया। अभी मुझे डेली सोप्स के ऑफर बहुत मिलते हैं, बट आई रिफ्यूज। हालांकि पैसा डेली सोप्स में अच्छा मिलता, यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, लेकिन अब इस उम्र में पैसा मैं क्या करूंगा कमा के। आई थिंक वो डेली सोर्स में थोड़ा होता है ना कि रेपिटेटिव वही चीज होती रहती है। हाँ, एक ही स्टोरी लाइन चल रही है कई बिल्कुल सीरियल्स में बिल्कुल सेम। बिल्कुल। उसमें ग्रोथ नहीं होती ग्रोथ एक्टर की, एज ए एक्टर यू डोंट ग्रो। जैसे कि जब आप फिल्म करते हैं, कोई वेब सीरीज करते हैं, उसमें आपकी ग्रोथ होती है, यू ग्रो, डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको करने को मिलते हैं, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। सो आई लव दैट। ओके, सो हम एक डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एंटरटेनमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो एक जमाना था जब थिएटर चलता था, फिर फिल्में आई, फिर टीवी सीरियल्स आए, और आज के टाइम में ओटीटी आ गया है, और आपने हर एक मीडियम में काम किया हुआ है। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं, और ये बदलाव कैसे आया? हाँ, ये बदलाव आना बहुत, देखिए चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और जैसे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अब जैसे जैसे लोग निकलने लगे, तो आप देखिए कि DD1 से फिर चैनल शुरू हुए, जी टीवी आया, स्टार प्लस आया, सोनी आया, उसके बाद में अब तो कम से कम मेरा ख्याल है 500 चैनल रीजनल चैनल्स इसी तरीके से ये ओटीटी का जब आइडिया आया, तो ओटीटी का क्या है सबसे बड़ा कि आप देखिए, मोबाइल हैज बिकम वेरी कॉमन। मुझे रिलायंस का एक ऐड नहीं भूलता है जो आता था, कि कोई एक शॉप पे कोई कुछ परचेज कर रहा है, और कोई लेडी जो है नीचे बैठी हुई है, या कोई आदमी नीचे बैठा है, तो उनको लगा उनका मोबाइल बजा, मालूम हुआ नहीं, जो नीचे बैठा है उसका मोबाइल बजा। मीन दैट शोड कि हाउ कॉमन इट इज गोइंग टू बी। और यही हुआ कि जैसे मोबाइल का एक्सपेंशन हुआ, उसके साथ लोगों ने सोचा कि अगर हम इस टाइप से ओटीटी अगर शुरू करते हैं, दैट विल बिकम मोर पॉपुलर। वो भी 1-2 से शुरुआत हुई उसकी, और आज देखिए आप बहुत सारी ओटीटीज आई। ओटीटीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि बहुत से लोग थे जो कम बजट में काम करना चाहते थे, उनको मौका मिल गया। बहुत से आर्टिस्ट जो हैं, जैसे मैं तो चलिए मुंबई चला गया, लेकिन हमारे लखनऊ में एक से एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो कि अपने फैमिली कंपल्शंस की वजह से, किसी को अपने भाई बहन की पढ़ाई देखनी है, किसी को अपने माता पिता की देख रेख करनी है, किसी के कोई कंपल्शन, किसी का बिजनेस यहाँ है, तो वो नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए काम मिलने लगा। तो उसकी वजह से ओटीटी आप देखिए बहुत एक्सपेंशन हो गया है, और ओटीटी पे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। आप देखिए इधर बहुत सारी नई नई वेब सीरीज आई हैं जो बहुत पॉपुलर हुई, मुझे भी
मैंने भी मेरा ख्याल है 13 वेब सीरीज की हैं। एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ओटीटी पे सेंसर नहीं है। हाँ। तो अब लोगों के इरादे मुझसे बहुत अलग भी होते हैं। वो कहते हैं साहब ऐसा क्या है, गाली गलौज है या ये है, हम लोग लाइफ में नहीं करते हैं क्या? हम्म। लेकिन बहुत सी चीजें जो लाइफ में करते हैं बट वी कैन नॉट शो देम, यू सी, ट्रू। बिकॉज एक टेबू होता है कुछ चीजों पे, कुछ एक लिमिटेशन होती है। क्योंकि अब जैसे फिल्म है, फिल्म तो आप बाहर जा करके देखते हैं, तो बेटा गया नहीं गया, आपका डोमेस्टिक हेल्प है, गया नहीं गया। अब घर में जब आप ओटीटी पे बैठ के देखते हैं, पूरी फैमिली होती है, उसमें आपकी डोमेस्टिक हेल्प भी होता है, आपके यहाँ कुक है वो भी बैठी हुई है, सब साल। अब उसमें जब आप ऐसे बोल्ड सीन्स या दिखा, और मजा ये मैं आपको बताऊं इश्ता, कि वही चीजें आप फिल्म में बड़ी मॉडेस्टी से दिखाते हैं। हाँ। जैसे मैं आपको बताऊं, थिएटर में मैंने प्ले किया था सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, थपलियाल जी ने, उर्मिल कुमार थपलियाल ने डायरेक्ट किया था। उसमें बेडरूम सीन है, उसमें प्रतेश और शीलवती का है कि वो शीलवती के बच्चा नहीं होता है, राजा इम्पोर्टेंट है। तो वो एक पूर्णमासी की रात को एक आदमी को चुनती काहे के लिए, टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड, ओके। जो कि राजकुमार बनेगा। अब वो बेडरूम सीन आप कैसे दिखाएंगे स्टेज की मर्यादा? हम लोगों ने उसको हम लोग रेडियो आर्टिस्ट थे, मैंने प्रतोष किया था, जो शीलवती एक नीरजा जी बहुत सीनियर हमसे आर्टिस्ट थी, हम दोनों चूंकि रेडियो आर्टिस्ट थे, थ्रू वॉइसेस, थ्रू डायलॉग्स इन द बैकग्राउंड वी कुड क्रिएट द सेम इफेक्ट। सी, मंच पे कलकत्ता में श्यामानंद जालान जी के ग्रुप में किया, तो उनके आर्टिस्ट हमसे कहने, अनिल जी आपने ये सीन कैसे किया? हमने बताया, अरे बोले यार मैंने तो, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी वहाँ की, चेतना जालान जी के साथ, कहने मैंने ये सीन किया था, यहाँ तो सीटियां बजने लगी। ओह। तो तो वैसे ही आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा जो बोल्ड सीन्स भी हमारी फिल्मों में दिखाए जाते हैं, लेकिन एक उनकी मर्यादा होती है। वही चीजें जब आप ओटीटी पे लाते हैं तो आप उसमें नग्नता ले आते हैं। वही क्या वो चीज यहाँ काम नहीं करेगी? ऐसी गाली गलौज, भाई गाली गलौज ठीक है, हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सखाराम बाइंडर मैंने प्ले किया था, उसमें बहुत गाली गलौज, लेकिन हमने उसको, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम करके, डाइल्यूट करके, एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए एक दो जगह जरूर यूज किया, बट देन आई थिंक यू कैन मैनेज थिंग्स, विदाउट दैट यू कैन डिपिक्ट दैट कैरेक्टर। तो ये जो लिबर्टी लोगों ने बहुत लेनी शुरू कर दी है, उसकी वजह से ओटीटीज काफी बदनाम हो गई। क्या कभी आपको अदरवाइज ओटीटी की वजह से बड़ा लोगों को चांस मिल रहा है, एक्टर्स बहुत से नए नए इमर्ज होके आ रहे हैं, और अच्छा काम हो रहा है, अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। आपको भी क्या कभी ऐसे कोई रोल्स आए हैं जो आपने रिजेक्ट कर दिए हो? हाँ, मेरे साथ एक बार था, मतलब एक कोई वेब सीरीज बन रही थी, औरैया या कानपुर के पास मैं कहीं शूटिंग कर रहा था, उन्होंने मुझे डायलॉग दिया, उसमें तमाम गालियां वाली थी। मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा ये। तो बोले साहब इसमें क्या है ये, हम लोग लाइफ में तो यूज करते ही हैं। अभी देखिए, अभी एक को बताने लगे, देखिए अभी फलाना फलानी गाली बक रहा था। मैंने कहा देखो वो अलग चीज है, यहाँ हम दर्शकों के सामने कोई चीज पेश कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने उसको काट दिया, मैंने किया उसको। हाँ, फिर बाद में क्या कहने कहने, अच्छा ऐसा करेंगे, हम इसकी फिल्म बनाते हैं। अब जब फिल्म आप बनाएंगे तो गालियां काट देंगे, नहीं तो सेंसर काट देगा उनको। तो ये क्या बात है कि फिल्म के लिए आप गालियां हटा देंगे, ओटीटी बनाएंगे गालियां रखेंगे? तो बट मैं तो ऐसे रोल्स नहीं करता हूँ मैं। अभी एक चैनल ने बातचीत में मुझसे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझसे कहा आपने आश्रम फिर क्यों की, उसमें भी तो बोल्ड सीन्स है। मैंने कहा देखिए मैं पूरे सीरीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि भाई मैं ऐसे रोल नहीं करूंगा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, दैट्स अ पर्सनल चॉइस। बस। बाकी जो अब लोग करते हैं करें, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा भाई मैं नहीं पसंद करता हूँ, बट लॉट ऑफ पीपल दे लाइक इट। भाई चॉइस भी तो बहुत वेरिड होती है ना। ट्रू। सो ये आपका जो आपने कहा जो आपको एक ब्रेक थ्रू रोल जो था शोज एंड सीरियल्स में, वो आपका उड़ान था। फिर उसके बाद में आपने आश्रम भी किया, तो एक और आपने कई सारे ओटीटीज भी किए, तो एक वैरायटी रही है हर एक तरीके के रोल में। देखो मैं बताऊं इशिता, मैंने काम बहुत किया है। जैसे मैंने 97 प्लेस किए हैं, जिसके मोर देन 950 शोज मैंने ऑल ओवर द कंट्री किए। मैंने 65 फिल्में अब तक मैं कर चुका हूँ। मैंने 13 ओटीटीज किए हैं, मैंने 20 टीवी सीज किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं। लेकिन मैं अपना काम जो सबसे अच्छा काम मानता हूँ, वो मेरे 6 काम है। एक काम है सबसे पहला मेरा उड़ान,
जो कि जिसने मुझे नेशनल रिकॉग्निशन दिया। तुम ये समझो कि मैं सीडीआरआई की तरफ से मेरी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस होती थी, साइंटिफिक मीटिंग से मैं पेपर प्रेजेंट करने जाता था, कहीं पोस्टर प्रेजेंट करने जाता था, कहीं लेक्चर देने जाता था। पीपल वुड नॉट बिलीव ही सेम बशीर अहमद ऑफ उड़ान। सी, तो उसने मुझे पहली पहचान दी। दूसरा मेरा काम जिसने मुझे पहचान दी वो थी इशकजादे। मैं हकीकतन बताऊं, जब मैंने लखनऊ में किया, आई नेवर थॉट कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। ठीक है, एक्टिंग है, वो सब लोग करते हैं, मैंने भी कर ली। लेकिन जब मैं बम्बई पहुंचा तो उसकी जो पहचान मुझे मिली, लोगों ने मुझे जिस ढंग से लिया, उससे मुझे लगा वाकई में मैंने कोई बड़ा काम किया। और वो मुझे यूं भी रियलाइज कभी कभी, अभी फैजल साहब मुझसे कहते थे, अनिल जी आप आज आप शूट का पैकअप आप बोलेंगे। पैकअप इज ऑलवेज प्रिविलेज ऑफ द डायरेक्टर। तो जब मुझसे बहुत खुश होते थे रोल में, कहते आज पैकअप आप बोलेंगे। तो इन चीज़ों से मुझे लगा शायद मैंने अच्छा काम किया। तीसरा मैंने एक अच्छा काम, मैंने 92 में यहाँ पर नरेश सक्सेना जी बहुत मशहूर कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं वैसे तो। ही वॉज इंजीनियर इन जलकल विभाग में थे, लेकिन दैट इज सेकेंडरी थिंग। नरेश सक्सेना जी से हमारी बातचीत हो चुकी है हमारे शो में, हाँ, जरूर हो चुकी होगी। उनको कोई अवार्ड ऐसा नहीं हिंदुस्तान का जो उनको न मिला हो। बहुत अच्छे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी संबंध, वो थी एनवायरनमेंट के ऊपर। ये पेड़, मैं जंगल का ठेकेदार हूँ, तो मैं कहता हूँ पेड़ को काटो, उसको कैसे लेडी सेव करती, क्या होता है, इस पे बनी थी। उसको नेशनल अवार्ड मिला था। उसमें मेरा ठेकेदार का रोल था। अब आप सोचिए 92 में भी, उड़ान के बाद नई नया था। मुझे नरेश जी ने आके बताया, अनिल जी जब मैं इसकी एडिटिंग के लिए गया तो एडिटर मुझसे पूछ रहा था ठेकेदार का रोल किसने किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसके माने मेरे रोल को एक पहचान मिली। चौथा मेरा एक काम था, मैंने रेणुका शाहने के साथ फिल्म आठवण की, जो मराठी फिल्म है जिसमें मैंने डिमेंशिया पेशेंट का लीड कैरेक्टर किया। लेकिन मैं नहीं जानता था, इसका क्रेडिट मैं उन्हीं को देता हूँ, रेणुका जी को। शी वांटेड मी, अनिल जी आई वांट समथिंग लाइक दिस एंड आई यूज्ड टू एनैक्ट, क्योंकि भाई डिमेंशिया में क्या जानूँ कैसी बीमारी होती है, आदमी कैसे बिहेव करता है। फिर एक जो मेरी फिल्म मुक्ति भवन है, जो बहुत ही यंग डायरेक्टर ने, उस समय 25 साल का था देवाशीष जब उसने बनाई थी, जो कि सेल्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा ख्याल हर रिलीजन में ही हर आदमी मुक्ति चाहता है, और मुक्ति धाम है भी बनारस में। उसमें मैंने मुक्ति भवन के मैनेजर का रोल किया है। इस फिल्म को आप सोचिए 30 इंटरनेशनल और 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, और कम से कम 50 कंट्रीज में वो फिल्म दिखाई गई है। जापान में 150 दिन वो फिल्म चली। आज भी कभी कभी मुझे जो प्रोड्यूसर हैं, क्या नाम है, संजय भूटियानी, मुझे भेजते हैं कि आज फिल्म फलानी जगह दिखाई जा रही है, आज फलाने फेस्टिवल में जा रही है। बहुत मुझे खुशी होती है। फिर मेरा काम आया आश्रम। आश्रम ने मुझे बहुत पहचान दी। इधर मुझे जो बहुत काम मिले, आप देखिएगा मुझे पॉलिटिकल लीडर्स का मैं बहुत रोल करता हूँ। हालांकि सबसे पहले मैंने किया था डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म Z+ में चीफ मिनिस्टर का रोल किया था। उनके तो ये हुआ कि मैं उनके स्टूडियो में गया, एक मेरे मित्र थे मुनीष सप्पल, उनका चाहे बहुत बड़े वो हैं, डिजाइनर हैं और आर्ट डायरेक्टर है मुनीष सप्पल, ये BNA का पढ़ा हुआ है। तो मैं उससे मिलने गया, तो बोला हो तो मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलवाएंगे। डॉक्टर साहब उस समय एक फिल्म बनाने जा रहे थे Z+। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, अपनी वाइफ से कहा, मंदिरा भाई मुझे चीफ मिनिस्टर मिल गए। तो प्रकाश जी की जो आश्रम ने मुझे बहुत बड़ा एक्सपोजर दिया, उसको मैं एक बहुत अच्छा काम मानता हूँ। तो मेरे 6 काम जो हैं, जो मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। बाकी थिएटर में मैंने अभी 2 प्लेस किए, स्वाहा और आखिरी वसंत, दोनों मेरे प्ले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भारत रंग महोत्सव में किए गए। उसके पहले मैंने जैसे बताया राज बिसारिया साहब के साथ मैंने विभास प्ले किया था। मैंने और शोभना मेरे अगेंस्ट लीड कैरेक्टर थी। यहूदी की लड़की, ये मेरे कुछ ऐसे नाटक हैं जो कि मुझे एक आत्म संतोष देते हैं। जैसे मैंने बताया नाटक तो मैंने 97 किए हैं, बट दीज आर सर्टेन वर्क्स विच गिव मी सेटिस्फैक्शन दैट मुझे मेरी आत्मा इससे संतुष्ट होती है, मैंने कुछ किया। तो इनमें से क्या कोई आपका एक बहुत ही दिल के करीब कोई हो, ऐसा कोई रोल रहा हो
हालांकि ये ऐसे पूछने ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है कि अपने बच्चों में से फेवरेट पिक करो, पर नहीं, फिर जैसे भी मैंने बताया, किसमें, थिएटर की बात कर रहे हैं? थिएटर की भी बात करें, मूवीज में बात देखिए, करें। मूवीज की बात तो ये है कि मूवीज के डायलॉग मुझे इधर मिलते हैं, उधर मैं भूल जाता हूँ। फैक्ट ये है कि क्या होता है कि जैसे आपका सीन लिया गया, आपने अभी अभी भी ये हुआ, एक मैं ऐड कर रहा था यहीं लखनऊ में, मेरे सीन उन्होंने कर लिए, अब वो दूसरे के साथ सीन करने के लिए फिर आपको उसमें आना पड़ता है, मालूम है मैं तो डायलॉग भूल गया। तो क्योंकि उस फिल्म में उनके डायलॉग उसी से मिलते हैं। बाकी थिएटर के, जैसे मैंने बताया, यहूदी की लड़की मेरे दिल के बहुत नजदीक रहा, तो उसका अगर आप एक डायलॉग कहें तो मैं सुना सकता हूँ। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। वो प्ले मैंने लास्ट किया था 2010 में, उसके बाद उसका कोई शो नहीं हुआ, लेकिन वो प्ले मेरे दिल के इतने नज़दीक रहा कि आज भी मैं उसके डायलॉग, अभी मैं उर्दू एकेडमी में कुछ क्लासेस ले रहा था बच्चों के, इसके तो स्क्रिप्ट थी, मैं बच्चों से कहता था पढ़ो, वो जब पढ़ते थे मुझे डायलॉग अपने आप याद आ जाते थे, चाहे वो यहूदी के डायलॉग हों, चाहे उसकी लड़की के डायलॉग हों, चाहे ब्रूटस के डायलॉग हों, चाहे हीरो मार्कस के डायलॉग, चाहे क्वीन डेसिया के डायलॉग, पूरी स्क्रिप्ट मुझे याद थी उस समय। तो उसी का एक डायलॉग आपको, एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है वो, सुनाई बिल्कुल देता सर। हूँ, उसे मुझे ऑडियंस से फीडबैक मिलती। वो उसमें सीन ये है कि वो बादशाह के यहाँ वो यहूदी जाता है और कहता है कि साहब, आपके जो बेटा है उसने मेरी बेटी को ठगा है, उससे मोहब्बत की उसने, और बाद में उसने धोखा दे दिया उसको। तो वो जो ब्रूटस है, जो मतलब यहूदियों में और जो रोमन्स में हमेशा लड़ाई रही है, तो वो उसको कन्विंस कर लेता था राजा को कि नहीं नहीं, इसकी लड़की है, शी इज टू बी ब्लेम्ड। तो उसका डायलॉग है यहूदी का, वाह रे मजहब और वाह रे मजहबी पेशवा, तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा एक कहानी है, तुम्हारा ऐश है ऐश और हमारा ऐश पानी है, यहाँ बचपन बुढ़ापा, वहाँ बुढ़ापा भी जवानी है, तुम्हारा खून है खून और हमारा खून पानी है, ये जर, ये नखवतें क्या लेके अपने साथ जाएगा, यही रह जाएगा सब, यहाँ से खाली हाथ जाएगा। तो ये डायलॉग, ये जब मैं कहता था कि तुम्हारा खून है खून, तो ऑडियंस बोलती थी और हमारा खून पानी है। ये काफी एक समा सा बन गया एकदम से। ये प्ले, ये इसका भी क्रेडिट मैं आपको इस तरह बताऊं, मैं उर्मिल कुमार थपलियाल जी को देता हूँ। ये रोल पहले अनुपम खेर कर रहे थे हमारे यहाँ। अच्छा। जब मैं ये प्ले करने जा रहा था तो अनुपम खेर साहब यहूदी का रोल कर रहे थे, मैं ब्रूटस का रोल कर रहा था। बट एज थिंग्स वेंट ऑन, उनको बीच में एक बम्बई में ऑफर मिल गया, तो खेर साहब कहने, अनिल जी मैं तो जाना चाहूंगा, रोजी रोटी का सवाल है। नेचुरली इट वाज अ बिग ब्रेक फॉर हिम, वो चले गए। देन थपलियाल जी आस्क्ड मी टू डू दैट रोल। तो उसका, इसकी एक एक लाइन जो है, जो उतार चढ़ाव जो मैंने बोले, ये सब मुझे थपलियाल जी के सिखाए हुए। ही वाज वेरी क्रिएटिव। आज भी वो लाइनें आपको याद है उन्हीं नहीं, इमोशंस के ये साथ में? प्ले तो, इसमें मार्कस जो हीरो का रोल करता था, हमारे वो थे मोहम्मद असलम साहब, वो रोल करते थे, उनके डायलॉग मुझे याद है। जो डेसिया, जो प्रिंसेस थी, जो मेरी बेटी थी, बेटी का रोल मेरी कुमकुम धर करती थी, बहुत अच्छा रोल उसने किया। फिर बाद में जो 2010 में हमने शो किया, उसमें यही की एक लड़की आकांक्षा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मुझे लगा कि कुमकुम को कौन रिप्लेस करेगा, बट शी डिड सो वेल। आकांक्षा अवस्थी, बहुत अच्छा रोल उस बच्ची ने किया। तो टैलेंट बहुत है हमारे लखनऊ में। हमसे एक बार अनुभव सिन्हा जी ने भी कहा, जब मैंने मुल्क में काम किया, बोले अनिल जी यहाँ लखनऊ तो जखीरा है यहाँ आर्टिस्टों का। मैंने कहा मौका तो दीजिए आप हुजूर लोगों को। सही बात है। तो सर, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, जी। तो लखनऊ के बदलते रंग की अगर हम बात करें, थिएटर और फिल्म्स को अगर हम थोड़ा साइड रख के इन जनरल बात करें कि लखनऊ कैसे बदला है इन सालों में, तो उसके बारे में आप क्या देखिए, बोलना मैं चाहेंगे? अभी आपको मैं बताऊं, लखनऊ बदला है। और पहले मैं कहा करता था लखनऊ के बारे में कि लखनऊ हैज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ ए बिग सिटी, बट इट डजंट हैव एनी डिसएडवांटेज ऑफ बिग सिटी।
ओके। लेकिन अब एडवांटेज के साथ में डिसएडवांटेजेस सारे बिग सिटी के लखनऊ में आ गए। मैंने अभी कमिश्नर साहिबा को 15 दिन पहले मैंने एक 2 पेज का खर्रा लिख करके दिया कि आई एम ए सुपर सीनियर सिटीजन, 81 ईयर्स का हूं मैं, मुझे सड़क पार करने में मुझे दिक्कत होती है जहां मैं रहता हूँ, इस कदर ट्रैफिक है। मैंने तारीफ भी की, मैंने कहा राजनाथ सिंह जी जब से आए हैं बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हमारे लखनऊ में, जो कि फ्लाईओवर्स नाम की चीज ही पहले लखनऊ में नहीं हुआ करती थी, पुल हुआ करते थे पार करने के। मैंने उनको बताया कि एक जमाना था हम इक्का रिक्शा तांगा पे चलते थे, ठीक है समय बदला, ऑटोमोबाइल्स आ गई, सब आ गई, लेकिन आज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, उस पॉपुलेशन की वजह से इतना अनरेगुलेटेड ट्रैफिक है कि हम लोगों के लिए, मैं आपको बताऊं, मैं गली में रहता हूं, जब मैं सड़क पे आता हूं मुझे सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है, इसी तो लखनऊ में। लेकिन एक चीज जो अभी भी है, लखनऊ के जो खाने हैं, डिशेस जो हैं, देखिए मैं तो नॉन वेज नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे साथी जो तारीफ करते हैं, मुझे याद है एक रंजीत कपूर बताते थे, रंजीत कपूर ने एक फिल्म डायरेक्टर की बहुत सारी फिल्में लिखी, वो लखनऊ आए थे कास्टिंग करने, तो कास्टिंग करने में कास्टिंग वास्टिंग की नहीं, यहाँ से एक कुक पकड़ के ले गए बम्बई। तो यहाँ की डिशेज हैं, यहाँ का चिकन वर्क है, इसी जो कि बहुत अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, और बहुत यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है अभी इंटरनेशनल लेवल पे। तो या यहाँ पर अब बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं, पहले तो शूटिंग लखनऊ कोई सोच भी नहीं सकता था, आज लखनऊ में मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा कम से कम 5-6 शूटिंग न हो रही हूँ लखनऊ में। शूटिंग बहुत होती है, कलाकार बहुत निकल आए हैं, थिएटर बहुत हो गए हैं, ऑडिटोरियम यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दे आर नॉट बीइंग प्रॉपर्ली मैनेज्ड। इसी अब यहाँ पर क्या है कि संगीत नाटक एकेडमी के एक ऑडिटोरियम है, अब हम लोग बड़ी मेहनत से तो थिएटर करते हैं, पैसे आते नहीं है, 100 रुपए से ऊपर अगर आप टिकट लगाते तो किराया डबल हो जाता है, तो उसके लिए भी हम सेक्रेटरी साहब से मिलने जा वाले हैं कि भाई किराया आप कम से कम 500 रुपए तक का तो टिकट हमें अलाउ करिए, नहीं खर्चे कहाँ से निकले। सही बात है। और थिएटर बहुत बढ़ गया है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन शहर में गंदगी, ये जो ड्रीम है यहाँ का एक स्मार्ट सिटी का सपना मैंने लिख के दिया, आई चैलेंज कि जो हालात चल रहे हैं लखनऊ कैन नेवर बिकम ए स्मार्ट सिटी। यहाँ इस कदर गंदगी है, इस कदर मिसमैनेज्ड हैं चीजें, ट्रैफिक वगैरह जो है, उसके लिए जब तक यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, देखिए ये क्या करते हैं, किसी के घर जाकर के तोड़ देते हैं, अरे भाई घर उसका जरूर तोड़िए, लेकिन उस घर को बनाने की इजाजत किसने दी है उसको भी तो आप एनालाइज करिए, वो नहीं होता है यहाँ पर। इसी थिंग इज दैट रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। भाई जाहिर है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं वर्ल्ड ट्रैवल किया है मैंने, मैं यूरोप, मैं अमेरिका नहीं गया हूँ कभी, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, मिडिल ईस्ट गया हूँ, साउथ ईस्ट एशिया गया हूँ, यूरोप गया हूँ बहुत सारा। बेसिकली ह्यूमन कैरेक्टर सब में वही है, इंस्टिंक्ट सब में वही है, लेकिन क्या होता है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का डर होता है वहां डर से आदमी नहीं करता। अगर वो डर खत्म हो जाए, विदेशों में भी सब वही होने लगे, लेकिन वहां चूंकि कायदे कानून इतने सख्त हैं कि मैं अभी 2 साल पहले मैं इंग्लैंड गया था, मैंने वो जो फिल्म है मिशन रानीगंज की शूटिंग मैंने 1 महीने की थी, क्या साहब लॉ एंड ऑर्डर है वहां पर। या यूरोप में मैं जाकर के देखता हूँ और लोगों में वो डिसिप्लिन है, लेकिन लोगों में वो डिसिप्लिन इसलिए है कि वो जानते हैं अगर हम इनडिसिप्लिन होंगे आई विल बी चार्ज। मैं आपको बताऊं, जर्मनी में एक बार मैंने देखा, मैं लैब से लौट रहा था, रात के करीब 11:30-12 बजे थे, मेरे साथ एक रशियन लड़का भी था, वो भी हमारी लैब में काम करता था। मैंने देखा कि इधर उधर करीब करीब मैं पूरी 1.5-2 मील की सड़क देख सकता था, कोई ट्रैफिक नहीं, लेकिन सामने रेड लाइट थी, मैंने कहा लाओ मैं पार कर लूं, अरे उसने मेरा हाथ पकड़ा, नो डॉक्टर रस्तोगी नो, ओनली यस्टरडे आई हैव पेड 50 डैश मार्क फाइन। हमने कहा हाउ, बोले सब यहाँ कैमरे लगे, कोई सड़क पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अभी आपने पार किया, कल आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो ये जो एक डिसिप्लिन है वो हमारे में नहीं है, क्योंकि लॉ सख्त नहीं, मैंने बताया ना, इंसान हर जगह वही है, दिल सबका वैसे ही धड़कता है पूरी दुनिया भर में, लेकिन जहां पर कायदे कानून होते तो आदमी एकस्टम्ड हो जाता है। यहाँ हम रूल तोड़ने के आदी हो गए हैं, यहाँ तो पुलिस वालों को मैं देखता हूँ रॉन्ग साइड में चलते और दूसरों को रोकते हैं।
तो ये साल मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं चाहता था कि मैंने पुराना लखनऊ देखा हुआ है, जब हम इक्के पे बैठ के शान से या तांगे पे बैठ के शान से जाते थे, लेकिन आज हालात बहुत खराब है। लेकिन जैसे मैंने बताया, कई मामलों में तरक्की भी हुई है, वो अलग चीजें हैं, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन। यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल, अब यहाँ जितने बेसमेंट्स हैं सबके नक्शे पास होते हैं इस गरज से कि यहाँ पर पार्किंग बनेगी, सब कॉमर्शियल बने हुए हैं और किसी को पेनलाइज नहीं किया जाता है। सो दैट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत डिसिप्लिन में रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिसिप्लिन सिखाई, और इसी डिसिप्लिन के वजह में थिएटर में भी मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे साइंस की डिसिप्लिन ने मुझे थिएटर में हेल्प किया, और थिएटर के एक्सप्रेशन ने मुझे साइंस में हेल्प किया। इसी ये कैसे, इस पे थोड़ा आप अगर हमें और बता सके थोड़ा। मैं इस वजह से बताऊंगा, जैसे साइंस में मैं इंटरव्यूज फेस करता था, या मैं लेक्चर्स देने जाता था, कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, तो जो थिएटर ने मुझे स्पीच का कॉन्फिडेंस दिया, बोलने का जो कॉन्फिडेंस दिया, एक्सप्रेशन का जो कॉन्फिडेंस दिया, उसकी वजह से आई कुड डू माई इंटरव्यूज बेटर देन अदर्स, जिनका काम शायद हमसे बेहतर होता होगा, बट बिकॉज भाई चीज वो बिकती जो आप अच्छी तरीके से पेश कर सके, है कि नहीं। और साइंस में डिसिप्लिन चाहिए होता है। आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर क्वांटिटी है, पर्टिकुलर मिक्सचर है, ये है, तो वो चीज थिएटर में हुई। पहले थिएटर में हालांकि अभी भी होता है, थिएटर में लोग घंटा घंटा 2-2 घंटा लेट आते थे, नाटक देर देर से शुरू होते थे। मैंने यहाँ राज बिसारिया साहब को देखा, और मैं भी अपने में भी, मैं टाइम का बहुत ही पंक्चुअल और पाबंद हूँ मैं। तो ये चीजें मुझे एक दूसरे की पूरक मिली मुझे। दोनों तो यहाँ लखनऊ बहुत बदल गया है, और जो एक पुराना जो कल्चर था हम लोगों के, हम लोग जो जैसे मैं जुबान आपको बताऊं, इतनी शीरी जुबान है। मुझसे कविता चौधरी ने पूछा, अनिल जी आपको एसएसपी में वहां तो यादव सिंह ठाकुर लोग होते हैं, आपको क्या नाम दिया जाए। मैंने कहा कि आप मुझे मुस्लिम नाम दे सकती हैं। बोली क्यों। मैंने कहा उससे मुझे लिबर्टी रहेगी, लखनऊ की जो एक शीरी जुबान है बोलने के लिए। बोली बताइए। मैंने कहा बशीर अहमद। उन्होंने कहा डन। तो आप देखिएगा उड़ान में मेरा नाम बशीर, दिस नेम आई चोज। तो वो जुबान जो है खत्म हो रही है। यहाँ आज हमारे मुस्लिम बच्चे जो हैं उनके तलफ़ुज़ बहुत खराब है। और देखिए, जुबान तभी अच्छी लगती है जब वो सही ढंग से बोली जाए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कैसे ओटीटी वगैरह में या फिर फिल्मों में भी थोड़ा जुबान थोड़ी खराब सी हो गई है, वहां पे बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। अरे आज मैं देखता हूँ न्यूज वाले, इस मामले में मैं आपको बताऊं, चाहे आकाशवाणी हो चाहे दूरदर्शन हो, यहाँ पर दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रोनाउंसिएशन। और आकाशवाणी में अगर आपकी जुबान सही नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दूरदर्शन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब ये फिल्म मिल में जब जब हम देखते हैं, उन्होंने कहा उसका खून बह गया, मेरे कानों में जैसे किसी ने शीशा डाल दिया। बहुत खराब लगता है। देखिए, कहीं पर जब आप डायलेक्ट में आप कोई प्ले कर रहे हैं, उसकी अगर रिक्वायरमेंट है वहां आप जरूर बोलिए, लेकिन जहां पर आप एक खड़ी बोली में बात कर रहे हैं, वहां पर यू कैनॉट डू रॉन्ग पंक्चुएशंस और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें थिएटर ही सिखाता है। थिएटर जो है सबसे बड़ा पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत मदद करता है आपकी। आप किसी इंटरव्यू में जाएं, you can present your work better if you are from theater. See, it gives you power of expression. Yeah. Also मूवीज वगैरह में आपको रीटेक्स करने का चांस मिलता है जो थिएटर में नहीं रहता है यूजुअली। हाँ, और देखिए आजकल फिल्म वाले भी जो हैं वो भी थिएटर के एक्टर को पसंद करते हैं, क्योंकि दे आर वन टेक एक्टर्स। देखिए, वो बात अलग है कि अब जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें जो मैंने किया आश्रम, कभी कभी प्रकाश जी मेरे काने में आके कान में धीरे बोले, अनिल जी थोड़ा थिएटर ज्यादा हो गया। तो मैं कहता क्या करूँ सर, थिएटर का ही आर्टिस्ट हूँ, कमजोरी। अच्छा चलिए मैं दूसरा शॉट देता हूँ। बिकॉज यू नो, अब थिएटर में भी क्या हो रहा है, थिएटर भी बहुत नेचुरल हो रहा है। पहले थिएटर थोड़ा एग्जेजरेटेड थिएटर, फारसी तो खैर बहुत ही एग्जेजरेटेड होता था, जैसे अभी जो डायलॉग मैंने बोला, इतना लाउड ये वो। लेकिन पहले थिएटर यूज्ड टू बी लिटिल
मोर देन व्हाट यू नॉर्मली डू। लेकिन अब थिएटर भी बहुत नेचुरल हो गया है, नेचुरल हो गया। तो ये भी फर्क हुआ है। और मुझे लगता है कि जो लोग थिएटर कर रहे हैं, अगर सिंसियरली कर रहे हैं, डेडिकेटेड हो में कर रहे हैं, डेडिकेटेड होकर के कर रहे हैं, दे हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर इन फिल्म्स, इन सीरियल्स, इन कमर्शियल्स, एवरीवेयर। ट्रू, वेरी ट्रू। सर, हम डेडिकेशन और डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, तो हम थोड़े आपके एक अचीवमेंट पे अगर एक नज़र डालें, तो आपको उत्तर प्रदेश का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यश भारती अवार्ड, वो मिला है। जी फिर आपको नेशनल संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है, जी। और उसके अलावा आपको मध्य प्रदेश सरकार का जो थिएटर का हाईएस्ट अवार्ड है, हाँ, कालिदास सम्मान, ये भी वो भी मिला नेशनल है। अवार्ड है बेसिकली, नेशनल अवार्ड। क्योंकि ये साल में पूरे हिंदुस्तान में एक को दिया एक को जाता है। दिया, वो आपको से प्राप्त जी हुआ है। उसके अलावा आपको साइंस में भी अवार्ड्स मिले हुए हैं। जी, मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का फेलो हूँ मैं। यस। ऑन माय वर्क ऑन पैरासिटिड, मैंने लीशमानिया पे काम किया था, उस पे मुझे ये फेलोशिप मिली है। सर, आप इस एक्सपीरियंस के बारे में हमें थोड़ा कुछ बता सकते हैं कि कैसा था जब वो आपको अवार्ड्स मिल रहे थे, जब आपको पता चला कि आपको इन अवार्ड से नवाजा जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दो अवार्ड्स के लिए तो इसमें मैंने अप्लाई किया था, जैसे आपकी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड था, इसके लिए मैंने अप्लाई किया था। यश भारती के लिए भी मेरे दोस्त विनोद मिश्रा जी हैं, जबरदस्ती मुझसे एप्लीकेशन भरवा के ले गए थे। लेकिन जैसे मुझे कालिदास सम्मान मिला, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप मिली, इनके लिए किसी के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। बल्कि आपको बताएं, 1984 में मुझे शरद नागर का फोन आया, रस्तोगी साहब, अनिल जी आपको बधाई हो, आपको संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला है। 1984 की बात। मैंने कहा, शरद जी आज 1 अप्रैल नहीं है। फिर मैं जब शोभना को छोड़ने गया स्कूटर पे उसके घर, तो सामने ही दूरदर्शन के रहती थी वो, तो नरेश श्रीवास्तव हुआ करते न्यूज रीडर, उन्होंने कहा, अनिल जी बधाई हो बधाई। मैंने कहा, अभी आता हूँ, सुनता हूँ क्या बताए। तो देखिए, खुशी तो होती है, लेकिन खुशी के साथ ये आपको बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। अब मैं आपको बताऊं, जब मुझे कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश में दिया गया, जिस दिन मुझे सम्मान दिया कल्चरल मिनिस्टर ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, अगले दिन मेरा नाटक था वहाँ, आखिरी वसंत। तो मैंने अपने टीम के लोगों ने कहा, भैया मेरी इज्जत का सवाल है, कोई ये न कहे अच्छा कल इसी को अवार्ड दिया गया है। इसी तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, योर कमिटमेंट, योर डेडिकेशन एंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग इंक्रीजेस। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अब मुझे जैसे संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला है, तो मुझसे लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं। अब मैं पहले मैं हर टाइप का रोल ले लेता था, हर टाइप का कर देता था। नाउ आई हैव टू बी लिटिल पर्टिकुलर अबाउट दैट आल्सो, कि लोग ये ना कहें, अच्छा इन्हीं को अवार्ड मिला। तो नेचुरली मेरे लिए एक चैलेंज तो है, एंड आई टेक इट टू बी अ चैलेंज। एंड इनफैक्ट ये बात वैसी हो जाती है ना कि आपको, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आपके लिए एक एक स्टैंडर्ड हो गया, वो एक यू आर बिल्कुल सेटिंग अ बिल्कुल स्टैंडर्ड वहां पे। लोग एक स्टैंडर्ड मेरे लिए सेट कर दिया गया है, एंड पीपल जज मी फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड ओनली। तो इसलिए एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है कि अवार्ड्स जो हैं, हर आदमी एंजॉय करता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपने कहा, वो है आपकी जिम्मेदारी। ओके, सो एक सवाल जो आई थिंक कई लोगों के मन में रहता है कि आपने कई फिल्में की, कई थिएटर में काम किया, आपने कई टीवी शोज में भी काम किया, लेकिन आप अब भी अपने शर्तों पे लखनऊ में ही रह रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा नहीं कि आपको मुंबई में भी शिफ्ट नहीं, हो जाना देखिए, चाहिए? मुंबई में रहा 5 साल, और अभी भी मैं आपको बताऊं, मेरे पास मुंबई से बहुत से ऑफर्स आते हैं। तो उसमें कुछ लोग तो मुझे बुला लेते हैं, जिनको जो, देखिए, बहुत से डायरेक्टर्स आर वेरी पर्टिकुलर, मुझे तो यही एक्टर चाहिए। जैसे अभी मैंने फिनोलेक्स पाइप का ऐड किया, आज ही मेरे पास उनका आया रिन्यूअल का, एग्रीमेंट के रिन्यूअल के लिए, कि हम साहब 1 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, हाउ मच मनी शैल वी पे यू। तो उन्होंने मुझे फिनोल, मैं सबसे पहले लोगों को यही बताता हूँ जब मुझे कॉल आती है, सबसे पहले मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई मैं लखनऊ बेस्ड हूँ। तो उनको सोचना पड़ता है कि मुझे अगर बुलाएंगे, दे विल हैव टू पे मी ट्रेवल एंड स्टे। राइट। मेरा फ्लैट है बम्बई में, लेकिन पहले तो मैं जाता था डेली सोप्स वगैरह भी, जब मैंने बाद में भी किए, तो जाता था अपने फ्लैट में ठहरता था। लेकिन अब नाउ आई
make it responsibility of the producer to make my हम्म stay arrangements and other things. तो उसकी वजह से बहुत से लोग मुझे नहीं बुलाते हैं कि नहीं भाई हमारा इतना बजट नहीं है। लेकिन बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया, अभी मैं गया था एक फिल्म करने आकाश आदित्य लामा की, जिनकी मैं 3 फिल्में कर चुका हूँ। एक थी तौबा तेरा जलवा अमीषा पटेल के साथ, एक थी बंगाल 1947, और एक अभी फिल्म में वो असिस्ट कर रहे थे, प्रियदर्शन जी की फिल्म थी रामराज। तो उन्होंने भी एक फिल्म की थी, एक ही दिन का मेरा शूट था बॉम्बे का, एक दिन का भी बरेली में, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया लखनऊ से। तो जो लोग बड़े पर्टिकुलर होते, मुझे अनिल रस्तोगी ही चाहिए, तो वो मुझे बुलाते हैं, आज भी बुलाते हैं बॉम्बे में। और इसकी वजह से मेरा नुकसान भी होता है कि बहुत से लोग, जो मैं और भी काम कर सकता था अगर वहां पर होता, लेकिन अब वो नफा नुकसान अब मैं नहीं देखता हूँ, अपनी कन्वीनियंस देखता हूँ ज्यादा। अपना शहर ही होता है। तो सर अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आपके और भी कोई प्रोजेक्ट्स आने वाले हों? हाँ, मेरी कई प्रोजेक्ट्स आ रही हैं। अभी मैंने जैसे बताया कमर्शियल का ऐड किया है मैंने, एक पेन रिलीफ की दवा है, उसका मैंने ऐड किया, लखनऊ में ही शूट किया है। ये फिल्म जो अभी मैंने बताया, मैं बॉम्बे शूट करने गया था आकाश आदित्य लामा की, इसकी बरेली में शूट करने जा रहा हूँ। धीरू यादव एक नई फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, जिनकी फिल्म लॉटरी अभी मेरी, जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ, फिल्म रिलीज होने वाली है, उन्होंने मुझे कहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें यही है कि जब आप कैमरे के सामने आ जाएं तब आप सोचिए कि आपने फाइनली किया है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे इस स्टोरी बदल जाती है। अब जैसे मैंने अनुभव सिन्हा जी की 2 फिल्में की हैं, थप्पड़ किया, मुल्क किया। जो फिल्म एक और थी उनकी, कोई नंबर करके 512 कुछ थी फिल्म, उसे उन्होंने मुझे कास्ट किया था, लेकिन बाद में स्टोरी बदल गई, तो बोले कि वो मैंने वॉइस ओवर में करा दिया आपका सीन जो है। तो डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए मुझे वो नहीं है। देखिए, मेरी इच्छा ये रहती है कि मुझे 10 काम न मिले, लेकिन एक अच्छा काम जरूर मिले, विच आई वुड लव टू डू, जो कि लोग याद रखें। जैसे आज भी लोग उड़ान को याद रखते हैं, इशकजादे को लोग याद रखते हैं, आश्रम को लोग याद रखते हैं। तो ऐसा काम चाहता हूँ बस। अब मेरी जिंदगी कितनी रह गई है, लेकिन ये चाहता हूँ जितनी रहेगी उसमें 1-2 काम ऐसे और मिल जाए, आई विल फील हैप्पी। ओके सर, उड़ान का कई बार नाम आया, तो क्या उससे रिलेटेड कोई खास किस्सा आप हमें सुना सकते हैं? जैसे मैंने उसका एक किस्सा बताया कि उसमें एक यही सीन था कि सिर्फ मुझे एक लुक देना था, उन्होंने चेंज कर दिया। दूसरे उसमें उनकी, मैं परफेक्शन की बात करता हूँ कि जैसे हम और आप बैठे बात कर रहे हैं, तो जब मैं बात कर रहा हूँ कैमरा मेरे ऊपर लगा हुआ है, कभी कभी उन्होंने डबल शॉट भी दिया, 2 शॉट भी किया, फिर उन्होंने कैमरा इधर लगाया, आपका शॉट ले रही है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी निगाह हट के उधर चली गई, कट, अनिल जी प्लीज लुक इनटू माय आईज। क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी आईज से आई डिराइव सम इंस्पिरेशन, आई डिराइव समथिंग टू स्पीक। अगर मैं वही अगर उधर कर दूं, शायद वो एक्सप्रेशन मेरा नहीं रहेगा। तो दीज आर वेरी माइनर थिंग्स। आजकल क्या होता है, एक्टर को खड़ा कर, ये सुनिए सर आपका लुक ये है, ये कैमरे के बगल में आप देख रहे हैं, अरे भाई सुनो फलाने आकर के यहाँ खड़े हो जाओ, उसमें वो बात नहीं बनती। क्योंकि एक जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आपकी बनती है उस एक्टर के साथ में, वो तभी बनती है जब वो एक्टर आपके सामने होता है, डमी कोई आकर के कोई दूसरा। लेकिन कमर्शियल जमाना है आजकल, 20-20 मिनट के 22-22 मिनट के एपिसोड शूट होते हैं, उनको शाम को टेलीकास्ट करना होता है। अगर आप असली काम देखें तो एक शूट जो मेहनत से होता है, उसका दिन भर का आउटपुट मुश्किल से 7-8 मिनट का होता है। दैट इज वाई जो अच्छी फिल्में बनती हैं उनके बनने में 2-2 महीने 3-3 महीने कई बार सालों लग जाते हैं। जी जी जी। लेकिन आज तो फैक्ट्री है, छपाई हो रही है। अरे सर यहाँ पर लुक दीजिए, फलाना एक्टर आपका यहाँ खड़ा, अब आप वहां देख करके बोल रहे हैं। आपको दूसरे एक्टर, वो आप मान लीजिए कैमरे के लेफ्ट है, अब आप उधर देख के बोल रहे हैं। लेकिन जब रियल एक्टर खड़ा होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे को एक्टर्स होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि अनिल जी आप बैठिए हम आपके, नहीं नहीं मैं आई लाइक टू स्टैंड, और मैं भी कोशिश, अब भाई मुझसे बड़ा एक्टर है वो तो नहीं खड़ा होगा, अब अक्षय कुमार तो मेरे सामने आके नहीं खड़े होंगे, उनका तो डमी ही खड़ा होगा। लेकिन अगर कोई मुझसे थोड़ा कम लेवल का एक्टर, तो मैं कहता हूँ बेटा आप ही आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा।
because that makes a difference, I tell इट you. डज इट Yeah. ट्रू। तो सर आज की बातचीत खत्म करने से पहले अगर आप जैसे आपने अपने अंदाज में वो डायलॉग सुनाया था, अगर कुछ और आप हमें ऐसे सुना सके तो। अब देखो क्या है कि मैंने बताया मेरी मेमोरी जो है अब कम होने लगी है, लेकिन एक चीज मैं जो और कहना चाहूंगा एक्टर्स के लिए, कि वो एक्टर जो है सिर्फ अपना रोल देखता है जब डायरेक्टर बताता है, थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको पूरी रिहर्सल को ढंग से देखना चाहिए। मेरे साथ एक दो लड़कियां ऐसी रहीं, जैसे एक तुलिका गुप्ता मेरे साथ आर्टिस्ट रही है। मुझे याद है यहूदी की लड़की का शो मुझे झांसी में करना था, एंड दैट वाज ऑन द ईव ऑफ विजिट ऑफ मिसेस गांधी। वहां जाने वाली थी मिसेस गांधी, उसके एक दिन पहले होना था। कुमकुम धर उसमें रोल कर रही थी। कुमकुम धर का उस दिन जिस दिन जाना था, या उस दिन उनका डांस शो लगा था, वो जा नहीं सकती थी। अब वहां से फोन पे फोन आए हमें कि नहीं साहब, अनिल रस्तोगी से कहिए वो कर सकते हैं, कैन मैनेज, आई नो। वो नेशनल इंटीग्रेशन पे प्ले होना है, दया प्रकाश सिन्हा जी का प्ले होना था, उनका कोई एक्टर बीमार हो गया। बेगम आबिदा अहमद जो हमारे प्रेसिडेंट साहब की वाइफ थी, उनका ग्रुप था वो, उनके ग्रुप ने बैकआउट कर लिया बिकॉज सम एक्टर फेल इल। तो उस लड़की को मैंने साहब चैलेंज दिया, बट बिकॉज दैट गर्ल हु वाज डूइंग वेरी स्मॉल रोल इन दैट प्ले, उसमें जूना एक देसिया की सहेली है, छोटा सा रोल, उसके दो एक डायलॉग वो करती थी, बट शी यूज्ड टू बी इन्वॉल्व इन द होल प्ले। उसने साहब एक दिन में वो कैरेक्टर तैयार करके शी डिलीवर्ड। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि थिएटर में भी ये नहीं कि आपको एक रोल दिया गया, एक कैरेक्टर दिया गया, आप वही कर रहे हैं। आप बाकी को भी देखिए डायरेक्टर क्या बताया है। भाई मेरा रोल अलग है, आपका रोल अलग है, आपका रोल अलग है, लेकिन उस रोल को भी डायरेक्टर कैसे कर रहा है, क्या पता कल आपको वो रोल करना पड़ जाए। सही बात। तो मेहनत करनी चाहिए। यू कांट टेक थिएटर लाइटली, इट हैज टू बी टेकन सीरियसली इफ यू वांट टू ग्रो। कम से कम देखिए, हर आदमी नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता है, लेकिन आप में कम से कम जितनी क्षमता है, उस क्षमता आपको मैक्सिमम आउटपुट उसका होना चाहिए, निकलना चाहिए। बिल्कुल। अनिल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बताया था ना कि जैसे आप वो दूरदर्शन पे जो लोग नरेशन करते थे, कमेंट्री करते थे, जब उन्होंने आपने उनको देखा, एंड यू स्टार स्ट्रक कि अरे इनको तो मैं सुनता हूँ, उनको देखता हूँ और सामने हाँ देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल। आज ऐसा ही हुआ कुछ कि आपको हम टीवी पे देख रहे थे और आज आप हमारे सामने बैठे। नहीं सर देखो, एक बात मैं और आपको इसका बताऊं, जो एक सबसे बड़ा संतोष मिलता है, वो मिलता है आपको जो पहचान मिलती है मीडिया में जाने से। मुझे याद है मैं भोपाल गया हुआ था मेरा प्ले था भारत भवन में, वो उड़ान उन दिनों टेलीकास्ट हुआ था, नया नया 92 की बात है। तो मैं बाहर निकला खाने का ऑर्डर किया, तो 250 बच्चे एनसीसी के आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, जब मेरा कोई ऐसे मेकअप तो होता नहीं था, पुलिस ऑफिसर सिर्फ वर्दी होती थी, और अक्सर मैं सादी वर्दी में भी, सादी ड्रेस में भी रहता। उन लोगों ने मुझे जो घेर के, जो मुझे जो मान सम्मान दिया है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई अपना कैमरा लाकर, मोबाइल तो थे नहीं, फोटो खींच रहा है, ए तू हट, ए मेरी बारी, ए तेरा हो गया, तू हट, मैं कर रहा, ए सर सर मैं देखिए सर, मैं बड़ी देर से वेट कर रही हूँ। ये जो प्लेजर आपको मिलता है, जो संतोष सुख आपको मिलता है, मुझे नहीं लगता है इससे बढ़ के कोई संतोष हो सकता है। तो ये आपको अच्छे काम से मिलता है, जो पहचान आपको मिलती है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट आउट ऑफ इट। That's when you know that you have done something right. Yes. Okay, so it was an honor to have you here. My And pleasure, my pleasure. तो ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से। और आप बने रहिए हमारे साथ में, और तब तक हमारे चैनल बेसिक फंडे क्लियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे आपसे हम अगले एपिसोड में।